DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने इंतहाई गैर मामूली प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए इल्जाम लगाया कि पाकिस्तान को दरपेश बेशतर खतरात का महवर एक ऐसा शख्स है जो अपनी जात का कैदी बन चुका है। ये फर्द अपनी ख्वाहिशात और मुफादात को रियासत पाकिस्तान से बालातर समझता है और इसका ये तर्ज फिक्र मुल्क की कौमी सलामती के लिए वाज़े खतरा बनता जा रहा है। उन्होंने बानी PTI को चार्जशीट करते हुए कहा कि जेल में बैठा ज़हनी मरीज और उसके हवारी सुबह होते ही फौज के खिलाफ शुरू हो जाते हैं। क्या DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस किसी बड़े एक्शन की तरफ इशारा नहीं कर रही? इन तमाम इशूज के साथ साथ दीगर अहम मुल्की और आलमी खबरों पर तफसील से रोशनी डालेंगे नजम सेठी। अस्सलाम वालेकुम। आज की बात सेठी के साथ और मैं हूँ सैयद आयशा नाज। मेरे साथ मौजूद हैं नजम सेठी साहब। अस्सलाम वालेकुम। सेठ साहब, नंबर ऑफ इश्यूज इस एक हफ्ते में बहुत कुछ हो गया और इतने अभाम थे, इतनी कयासराइयाँ थी, इतनी अफवाहें थी और उनका दायरा इतना फैला कि उसमें वो सब भी आ गए जो इससे पहले गुमनाम थे, नामालूम थे या डिस्कस नहीं होते थे। फॉर एग्जांपल नवाज शरीफ साहब। अच्छा, नंबर ऑफ इश्यूज़ हैं जो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि सब ये जानना चाहेंगे कि आखिर हुआ क्या और ताख़ीर क्यों हुई। आपका तज्ज़िया इस पे क्या कहता है? पहले तो ये कि नोटिफिकेशन आ नहीं रहा था, सबने बताया अपनी अपनी भांत भांत की बोलियां कि क्यों नहीं आ रहा। उसके बाद वो आ गया तो उसके मीनिंग क्या हैं, और जो स्पेक्युलेट किया जा रहा है बड़े पैमाने पर कि एक शख्स की वजह से रुका क्योंकि उसके कुछ मुतालबात थे, जबकि दूसरी तरफ ये कह रही है कि कुछ और ऐसे मामलात थे डेप्थ में जिनकी वजह से ये रुका। तो सिर्फ सब उसमें जैसे दोनों तरफ मुख्तलिफ बातें की जा रही थी। PTI के ट्रोल्स कोई और वर्जन चला रहे थे और बताया जा रहा था कि नोटिफिकेशन में डिले क्यों आ रहा है। आपसे मैंने पिछले हफ्ते पूछा कि कितनी देर अंदाज़न, तो आपने क्या जवाब दिया था? आपको लगता है कितना और इंतज़ार? मेरा ख्याल है 1 आध दिन में हो जाएगा। उसके बाद से रावी सब चैन लिखेगा या बदमज़गी इसकी तवालत इख्तियार कर सकती है, ये सरायत? हाँ, ये होना नहीं चाहिए था, इसको सही टाइम पे इसको करना चाहिए था। दे हैड द टाइम, हफ्ता था इनके पास। क्या कर रहे थे लॉ मिनिस्ट्री वाले लोग? ठीक, 30 तारीख को आपने ये कहा और 4 तारीख को नोटिफिकेशन आया। 1-2 दिन के बजाय 3-4 दिन लग गए, तो क्या वजह थी? पहली बात तो ये है कि मैंने क्यों कहा कि 1 आध दिन में हो जाएगा। हाँ, और फिर 3-4 दिन और कैसे फिर 3 दिन लग गए, तो 1 आध दिन, 1-2 दिन और 3-4 में कोई फ़र्क नहीं है। ज़ाहिर है आई एम नॉट द साइनिंग अथॉरिटी, सो आई टोल्ड यू कि ये इज़ नॉट एन इशू, ये हो जाएगा। इतना शोर पड़ा हुआ है, देयर इज़ नो नीड फॉर इट। पहली बात तो ये थी। दूसरी, आपने जो सवाल खड़ा किया विच इज़ ऑफ जिसके अभी तक डिबेट चल रही है, वो यही है ना कि जी डिले क्यों हुई और ये जो नोटिफिकेशन आया उसका माने क्या है, यही है। सवाल ये पैदा होता है कि नोटिफिकेशन तो आ गया, लेकिन नोटिफिकेशन में लिखा क्या है और ताख़ीर क्यों हुई? देखिए, ताख़ीर क्यों हुई, अगर आप नोटिफिकेशन पढ़ें ना तो आपको समझ आ जाएगी ताख़ीर क्यों हुई। नोटिफिकेशन में क्या लिखा है? इसमें आर्मी चीफ की बात की गई है कि उनकी मुद्दत ऐसे स्टार्ट होगी, और एयर चीफ की बात की गई है कि उनको इस तारीख से उनकी अगली मुद्दत का आगाज़ होगा। उसमें बड़ी एक दो इंटरेस्टिंग पॉइंट्स हैं। अगर आप उसकी तरफ तवज्जो दें तो फिर आप समझ जाएंगे बहुत सी बातें। एक तो ये कि आर्मी चीफ इज़ नाउ गोइंग टू रिमेन आर्मी चीफ टिल 2030। उनकी ही जॉइंड दी सर्विस एज चीफ, आर्मी चीफ इन 22। तो उनको पहले 3 साल मिले जी, फिर उसके बाद उनको कहा गया कि 5 साल हो जाएंगे, फिर अब ये कहा गया कि कंकरेंटली 5 साल चलेंगे फ्रॉम टुडेज डेट। तो इसका मतलब है इस तरीके से वो पहुंच गए हैं 2030 तक। एयर चीफ जो हैं उनकी अपॉइंटमेंट एज एयर चीफ हुई थी 2021 में, मेरा ख्याल है 2021 में जी। अच्छा, जब वो 2021 में हुई थी तो 3 साल के लिए हुई थी, तो मगर उनको भी 5 साल मिल गए फिर ड्यूरिंग दिस एपिसोड। तो वो जब वो 2026 तक चले जाते हैं जी। अब उनको इस नोटिफिकेशन के तहत 2 साल और दे दिए तो 2028 से पहुंच जाते हैं जी। नेवी चीफ का जिक्र नहीं है इस नोटिफिकेशन में, नहीं है ये जो 2 आए हैं हमारे सामने। हाँ, तो नेवी चीफ जो हैं वो 2023 में अपॉइंट हुए थे जी, और 3 साल के लिए हुए थे, मगर वो भी 5 साल हो गए थे जी, उनको भी मिल गए थे 5 साल अमेंडमेंट के अंदर, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में। तो वो 2023 से 2028 तक पहुंच जाते हैं। तो अब नेवी चीफ और एयर चीफ 2028 में पहुंच गए हैं और आर्मी चीफ जो है 2030 पे जी। तो अब सूरत हाल ये है कि अगर एयर फोर्स चीफ को 2 साल एक्स्ट्रा ना देते अभी तो वो 2026 पे ही फारग हो जाते।
जी। बिकॉज नेवी चीफ को तो नॉर्मल रूटीन में ही वो 2028 में पहुंच गए हैं, तो इसलिए उनको दो साल दे रहे थे। तो ये इसको भी सॉर्ट आउट करना था इस इशू को, तो ये भी इशू सॉर्ट आउट करने की ज़रूरत थी इसकी। फिर मेरा ख्याल है देयर आर सम अदर इश्यूज जो कि सॉर्ट आउट करने थे। फॉर एग्जांपल के CDF जब बन जाएगी जी, तो उसके बाद अपॉइंटमेंट स्ट्रेटेजिक कमांड की जी, वो करेंगे, तो रिकमेंडेशन ऑन दी प्राइम आर्मी चीफ ही करेंगे, जी, मगर उनकी रिकमेंडेशन प्राइम मिनिस्टर पे जाएगी एंड सो ऑन। तो वो सवाल ये है कि जी वो किस फोर्स से होंगे एंड ये वो इस किस्म की चीज़ें। तो ये इंटरनल मैटर्स हैं स्ट्रेटजी और कमांड के। अपॉइंटमेंट्स जो होती हैं जो आर्मी के अंदर होती हैं वो इंटरनल मैटर्स होती हैं। वो फिर मेरा ख्याल है ये मामले जो हैं ये सॉर्ट आउट होंगे CDF के अंदर। जब ये सब इकट्ठे बैठेंगे ना तो फिर ये फैसला होगा कि उसका हेड कौन बनेगा और इसका कौन होगा और क्या होगा, बिकॉज वो सारे रूल्स बनने हैं अभी। अभी तो एक सिर्फ नामी एक ऑर्गेनाइजेशन बन गई है ना, अभी ग्राउंड पे तो नहीं है ओहदा तख्लीक अभी। वो ग्राउंड पे रूल्स बनेंगे इसके कि ये कैसे चलेगा, क्या इसके पावर्स होंगे, क्या कंट्रोल्स होंगे डिफरेंट के, कैसे इंटरेक्शन होगा, ये सारी चीज़ें होने वाली हैं। तो मेरा ख्याल है इसके ऊपर भी कुछ डिस्कशंस चल रही होंगी कि भाई कैसे है कैसे नहीं है, बिकॉज ये इतनी जल्दी सारा कुछ करना पड़ा है 27 के बाद, ये अमेंडमेंट जो बाद उसके बाद, तो ये वक्त लगता है इन चीज़ों के अंदर। ये जो तो यही था, इस किस्म की चीज़ थी। देयर वाज नो कॉन्ट्रडिक्शन, कॉन्फ्रंटेशन, ऐसी कोई चीज़ नहीं थी विद इन द फोर्सेस और बिटवीन द सिविलियंस एंड द फोर्सेस। प्रॉब्लम ये था कि क्योंकि ये प्रेशर था कि जल्दी से किया जाए इसको, टाइम इज़ रनिंग आउट, तो उसकी जो सारी निटी-ग्रिटी थी वो आपस में इतनी डिस्कशंस नहीं हुई थी विद इन द फोर्सेस, तो वो अब जाके हो रही हैं, कंसल्टेशंस होंगी, ये सब कुछ होगा, एंड देन यू विल गेट आंसर्स टू सम ऑफ दीज प्रॉब्लम्स। दूसरी बात ये है कि मेरा ख्याल है कि इस किस्म के जो नेशनल सिक्योरिटी इश्यूज होते हैं ना आयशा, वो पब्लिक में नहीं लाए जाते। बस ये काफ़ी है कि जी नोटिफिकेशन आ गया और ये सब कुछ हो गया। मेरा ख्याल है नोटिफिकेशन डिले इसलिए हो रहा था कि इनमें से कुछ ऐसे इश्यूज थे जो इंटरनली रिजॉल्व हो रहे थे। अच्छा, तो वो रिजॉल्व हो गए। अब आप ये वन रेजोल्यूशन इसके 2 चीफ्स 28 तक रहेंगे जी, और एक फील्ड मार्शल 30 तक जो CDF भी है, वो जो 30 तक रहेगा वो उसका फिर अगली जो 2 आने हैं फ्रॉम द अदर फोर्सेस उनको भी अपॉइंट तो ये नहीं कर सकेंगे, अपॉइंट तो करेगा प्राइम मिनिस्टर, बट जाहिर होगा इन्फ्लुएंस करने की जरूरत होगी। उस वक्त तक बहुत कुछ सीख भी लिया होगा कि ये सिलसिला कैसे चल रहा है, कैसे नहीं चल रहा, क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। स्ट्रेटेजिक कमांड का भी पता लग जाएगा कि भाई किस तरीके से उसमें कौन किस किस्म के लोग होने चाहिए, क्या होना चाहिए, कोऑर्डिनेशन सही हो रही है नहीं हो रही, कंसिस्टेंसी हो रही है, स्टेबिलिटी है। आई थिंक दिस इज़ अ न्यू थिंग, न्यू प्लेटफॉर्म, और ये बड़ा ऑन द ग्राउंड प्लेटफॉर्म होना, एंड इट्स गोइंग टू बी अ वेरी पावरफुल प्लेटफॉर्म। मेरे ख्याल आगे जो स्ट्रेटजी बननी है ना वो सारी जो वॉर की स्ट्रेटजी है, सिक्योरिटी की स्ट्रेटजी है, वो यहीं बना करेगी, यहीं बनेगी। जॉइंट चीफ्स में ये नहीं होता था अनफॉर्चुनेटली, वहाँ बेसिकली कोई खास डिस्कशन वैसे नहीं होती थी। इट वाज जस्ट जैसे अंग्रेजी में कहते हैं सिनिक्योर, किसी को घर नहीं भेजना तो चले वहाँ भेज दें, वहाँ छोटी सी सेक्रेटेरिएट है, कोई सेरेमोनियल सा रोल है, और कभी कभी वो कबीना में भी जब वो नेशनल सिक्योरिटी के ऊपर इश्यूज होते हैं वो भी बैठ जाते थे और अपने 2 बिट्स वो भी बता देते थे, मतलब रियल पावर ले समवेयर एल्स। तो आई थिंक दिस इज गोइंग टू बी अ फार मोर इफेक्टिव प्लेटफॉर्म एंड मोर हैंड्स ऑन, एंड सो आई थिंक इसलिए देयर वर सम इश्यूज अबाउट रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड इंटरेक्शन एंड नॉमिनेशन ऑफ पीपल, तो ये चीज़ें चल रही थी। कोई इसमें नथिंग टू बी, कोई इसमें सिविलियन वर्सेस मिलिट्री कोई इशू ही नहीं था, नॉर वाज देयर एन इशू ऑफ मिलिट्री वर्सेस मिलिट्री, कोई ऐसी चीज़ नहीं थी। दीज आर नॉर्मल डिस्कशंस, समथिंग न्यू दैट हैपेंस, बट हुआ ये कि प्रेशर बहुत पड़ गया, करे 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 जल्दी करे जल्दी करे जल्दी करे। मगर आई थिंक अगर आप गौर से देखें तो इसी में नज़र आता है 28, 21 to 28, 23 to 28 and 22 to 30. You can see के where how things have worked out. कहाँ फिल आउट किया गया। अच्छा, ये आपने कहा कि ये काम हो रहा था जिसकी वजह से डिले था, तो ऐसे में फिर एक फेक नोटिफिकेशन आना और फिर उस पर ख़बर बन जाना, बहुत सी ऐसी चीज़ें हुई हैं जिन्होंने तक़वियत दी है कि सिविल मिलिट्री में कोई ना कोई तनाव ज़रूर है। नवाज शरीफ कोई डिमांड कर रहे हैं, वो अपना बंदा चाहते हैं इस पोजीशन पे, ये कहाँ से आई खबरें? ये जो बनाने वाले खबरें वही बनाते हैं, और कौन बनाता है? बगैर मुलाकात के, मतलब किसी को मुस्लिम लीग नून की तरफ से फीड किया गया, मुलाकात हुई कोई और कहा गया कि आप इस शख्स की बात करें। देखिए, 2 किस्म के स्पेकुलेशन होती है। एक वो होती है कि वेल मीनिंग पीपल जो कोई किसी के खिलाफ नहीं है, वो बैठ के इंटेलेक्चुअलाइज करते हैं।
मैं एक दो ऐसे ग्रुप्स में हूँ जहाँ ये इतनी लंबी चौड़ी डिस्कशंस इंटेलेक्चुअल लेवल के ऊपर, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी, किसी के पास इन्फॉर्मेशन नहीं थी। मैं चुप करके देख रहा, सुन रहा था, पढ़ रहा था कि यार कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, लगे हुए हैं, कोई इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है, और थियोरेटिकली ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये वजह हो सकती है, ये वजह हो सकती है। ये इंटेलेक्चुअलिज्म जो है ना, ये ग्रुप्स के अंदर बहुत होती है। अच्छा। वो लोग, हर बंदा कहता है मुझे मेरी सुनो मेरी बात। अच्छा। मैं एनालिसिस करता हूँ। हाँ। मेरा हमेशा मौक़िफ़ रहा है, कोई एनालिसिस नहीं हो सकता विदाउट इन्फॉर्मेशन। कोई कोर इन्फॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए, उसके बेसिस के ऊपर आप फिर आगे एनालिसिस कर सकते हैं कि क्या होगा क्या नहीं होगा। अगर आपके पास कोर इन्फॉर्मेशन ही नहीं है तो आप कैसे एनालिसिस करेंगे? थ्योरी में ही करेंगे ना। तो थ्योरी में तो होता नहीं है, रियल लाइफ इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम थ्योरी। अब फॉर एग्जांपल, मुझे एक बात का पता है, जिसे कहता हूँ, मैं कहता हूँ कोर इन्फॉर्मेशन। अच्छा। वो मुझे इस बात का पता है कि मियाँ नवाज शरीफ किसी स्टेज पे भी टक्कर नहीं लेंगे विद द एस्टैब्लिशमेंट। अच्छा। ये मुझे एज अ मैटर ऑफ फेथ पता है। जब ये मुझे पता है तो फिर मैं इससे आगे जब प्रोजेक्शन करता हूँ तो मैं सोचता हूँ कि क्या ये सही है कि मियाँ नवाज शरीफ अड़ गए हैं किसी चीज़ के ऊपर। मैं कहता हूँ ये हो ही नहीं सकता। अच्छा। अगर नहीं हो सकता तो फिर क्या हो, क्या ये हो क्या रहा है, वहाँ से चलते हैं। कुछ लोग समझते हैं कि नहीं, नवाज शरीफ का ट्रैक रिकॉर्ड है, वो तो अड़ जाता है, इस दफ़ा फिर अड़ गया होगा। जब ऐसी बात है, और ये हमेशा सिविल मिलिट्री ही होता है, विद इन सिविलियंस जो होता है वो तो समझ आ जाती है, विद इन मिलिट्री जो होता है वो भी कभी कभी समझ आ जाती है, कभी नहीं होती जी। मगर आजकल के हालात के अंदर टू टॉक अबाउट समथिंग विद इन द मिलिट्री, इट्स नॉट ऑन। ये इस वक्त दीज इश्यूज बिकम नेशनल सिक्योरिटी इश्यूज। अच्छा, तो अब मुझे इस बात का पता है कि मियाँ साहब किसी सूरत में भी कोई ऐसा डिमांड नहीं करेंगे जो कि फिर इस्टेब्लिशमेंट को कंसीड करना पड़ेगा या रिजेक्ट करना पड़ेगा। ऐसी चीज़ नहीं होगी। देयर इज़ टू मच एट स्टेक। इस वक्त इमरान खान इज़ अ सीरियस प्रॉब्लम फॉर एवरीवन, नंबर वन। नंबर टू, कंफर्म्ड है कि मियाँ साहब आप प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकते। अच्छा। तीसरी चीज़ कंफर्म्ड है कि अगर सिलसिला ऐसे ही चला तो या शहबाज शरीफ साहब या मरियम नवाज यही अगला प्राइम मिनिस्टर बनेंगी जब वक्त आएगा। अच्छा। ये अभी तक जो सिचुएशन चल रही है, जो अजम्पशंस हैं, मगर वन इज़ अ पक्का अजम्पशन, वो ये कि मियाँ साहब इसको इस शिप को डिस्टेबलाइज नहीं करेंगे। देयर इज़ टू मच एट स्टेक फॉर हिम। तो इसलिए आई थिंक ये ज़रूर है कि खबरें आई थी, मैंने भी एक स्टेज पे एक खबर दी थी जो कि 6 माह के बाद वो घूम रही है। अब कौन सी? आपको याद होगा कि आप किसी वक्त मैंने ये कहा था कि वो एक्स DG ISI के बारे में बात हुई थी, नदीम अंजुम साहब। हाँ, तो मैंने कहा था कुछ NSA की बात हो रही थी। हाँ। तो मैंने कहा कि हाँ वो कुछ अफवाहें चल रही हैं कि मियाँ साहब ये चाहते हैं कि नदीम अंजुम साहब जो हैं वो NSA रिटायरमेंट के बाद उनको NSA लगाया जाए। तो मैंने कहा मगर ये नहीं होगा, आई डोंट थिंक ये होगा। इससे ज़्यादा मैंने बात नहीं की थी। मेरा कहने का ये मतलब था आई डोंट थिंक ये होगा। क्यों? क्योंकि आर्मी चीफ नहीं चाहेंगे कि ये हो, और वही हुआ। फिर उन्होंने जब वक्त आया NSA लगाने का तो उन्होंने अपने DG ISI को ही NSA लगा दिया। आसिम मलिक साहब आसिम मलिक साहब को लगा दिया, ठीक, बिकॉज ही इज वेरी कंफर्टेबल विद हिम एंड ही प्लेड अ मेजर रोल इन ब्रिंगिंग डोनाल्ड ट्रंप ऑनलाइन। तो ये तो इट मेड सेंस। मगर क्यों मियाँ साहब क्यों चाहते थे, या ख्वाहिश थी या रिक्वेस्ट थी कि कंसिडर कर लें नदीम अंजुम को भी, क्योंकि वो नज़र आए थे मियाँ साहब के घर बैठे हुए उनके साथ शादी ब्याह के मौके पे, और लोगों ने कहा यार ये एक्स DG ISI मियाँ साहब के साथ बैठे हुए हैं, इधर भी बैठे हुए हैं, उधर भी बैठे हुए हैं, ये बड़ी तलकात है इनके, इसका मतलब है कि बड़े करीब हो गए हैं, इसका मतलब है कि मियाँ साहब पुश कर रहे हैं इसको। मैं ये समझता हूँ कि ख्वाहिश होती है कि यार अगर साड़ा बंदा जड़ा लग जाए तो कंफर्ट लेवल ज़्यादा होगा। मगर एट द एंड ऑफ द डे जब फैसला हुआ कि नहीं हमने किसी और को लगाना है, तो आई थिंक मियाँ साहब वुड हैव शक्ड हिज शोल्डर्स, और मैं तो कोशिश की थी वो नहीं होया था, नहीं होया। तो फिर कौन सी साइड प्रिवेल की इन शॉर्ट? तो ये इसलिए मैंने किसी स्टेज पे ये यकीन नहीं किया कि इसमें वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का कोई इशू है, DG ISI का कोई इशू है, या आगे जो स्ट्रेटेजिक कमांड का जो बंदा बनना है उसका कोई इशू है, या NSA का कोई इशू है। बिकॉज देखिए ना, आसिम मलिक साहब या वो रिटायर होकर किसी फौजी फर्टिलाइजर या फौजी फाउंडेशन में चले जाएंगे, या वो NSA रहेंगे, he'll be reinstated as NSA। तो मतलब है कि मैंने ये कभी नहीं, इट नेवर मैटर्ड टू मी। मेरा हमेशा ये ख्याल था कि ये ऐसे इश्यूज हैं विच आर नॉट मैटर फॉर डिस्कशन,
ये चीज लाइक फॉर एग्जांपल क्या हम डिस्कस करते हैं जब कोर कमांडर्स इधर से उधर होते हैं या प्रमोशंस होती हैं, क्या हम लोग बैठ के शुरू हो जाते हैं कि जी वो आयशा को मेजर जनरल से जनरल लगा दिया है, लेफ्टिनेंट जनरल बना दिया है, मगर सेठी को रहने दिया है, वो बाईपास हो गए हैं, हाँ। वो अब रिज़ाइन करेंगे या रहेंगे या उनको खुडी लाइन लगा दी, ये चीज़ें नहीं हम डिस्कस, दीज आर आर्मीज इंटरनल मैटर्स, ये कहीं भी नहीं होता ऐसे। तो ये भी जो चीज़ें इस वक्त कुछ नई डेवलपमेंट्स हो रही हैं, दीज आर ऑल आर्म्ड फोर्सेज इंटरनल मैटर्स। और मैं आपको एक बात बता दूँ, whatever the armed forces as a collective entity in sitting inside the CDF, जो भी वहाँ फैसले होंगे they will be acceptable to the civilians। उसमें किसी किस्म की दरार नहीं होगी, किसी किस्म की कोई इशू नहीं होगा। यानी आप समझते हैं कि सारा चाय की प्याली में तूफान था, कोई सिविल मिलिट्री ताल्लुकात में ऐसी दरार पैदा नहीं हुई इमरान खान साहब के दौर की तरह जो आज से 4-5 माह बाद रिफ्लेक्ट करे। बिल्कुल एग्जैक्टली, इसीलिए लोग इसको लेके बैठे हुए हैं कि उनसे कोई गड़बड़ हो गई, 4 महीने लगणगे या 6 महीने लगणगे। ये मैं सुन रहा हूँ एनालिसिस कि जी बस अब तो हो गया कुछ ना कुछ, किसी न किसी स्टेज पे ये उभरेगा और फटेगा और ये होगा और वो होगा। आई डोंट थिंक सो। बट यू सेड समबडी हैज टू पे द प्राइस। लॉ मिनिस्ट्री में इसको हम समझें कि पहले चीज़ें नहीं देखी गई और एंड टाइम पे देखी गई। नवंबर का तो सबको पता था कि क्या होगा। मेरा अब ख्याल है कि somebody has to pay the price। I thought कि इस वक्त के शायद लॉ मिनिस्ट्री की तरफ से कोई कोताही हुई है in drafting some of these things, but my information is that they were waiting for the information कि क्या करना है। तो फिर जब उनको बता दिया ऐसे करे तो उन्होंने कर दिया। चले ठीक। इसीलिए आपका ख्याल है कि शहबाज शरीफ साहब लंदन बैठे हुए थे, मौजे कर रहे थे, हाइड पार्क में वॉक कर रहे थे, है जी, और अच्छे अच्छे खाने खा रहे थे और नॉट अ वरी इन द वर्ल्ड। आपका ख्याल है कि इस किस्म की कोई चीज़ होती तो वो लंदन जाके बैठ जाते? यहाँ तो होता ना कि मियाँ साहब, बड़े मियाँ साहब भी वहाँ बैठे होते और खुसफुस कर रहे होते, कंस्पिरेसी हो रही होती, तो फिर तो वो मियाँ साहब ऐसे बैठे हैं और शहबाज साहब अकेले हैं वहाँ जी। तो मतलब है कि कोई साजिश तो नहीं हो रही थी ना। तो वो रिलैक्स कर रहे थे कि जब कहेंगे कि जी ठीक है जी ऐसा तो नोटिफिकेशन कर दो, उसी कुकी मार देंगे। तो वही हुआ, वो आए उन्होंने कुकी मार दी। जब तैयारी होगी सब चीज़ की। लेकिन सेठ साहब, आपको नहीं लगता कि इंफॉर्मेशन वॉरफेयर में इतने अरसे डिले की वजह से बहुत ज़्यादा तकवीयत पकड़ गई, ऐसी बातें जिनका सिरे से वजूद ही नहीं था, तो हुकूमत को उनको कम अज़ कम कंट्रोल करना चाहिए था एट दैट टाइम, रबिश करना चाहिए था जैसे जैसे कोई बात हो रही थी? नहीं, देखिए हुआ प्रॉबली क्या हुआ कि जिन्होंने ये फैसला किया 27 जल्दी करना है, 27 अमेंडमेंट जल्दी करना है। और वो जल्दी करते करते सारा टाइम सबको उधर ही लग गया। ओके। और फिर बाद में और सीडीएफ बन गई। अब ये था कि सीडीएफ बन गई है तो नवंबर चढ़ गया ऊपर, तो वो तो जल्दी करो कुछ। जब तो सारा तो ये उस वक्त कोई भी सोच नहीं रहा था कि क्या क्या करना पड़ेगा और क्या क्या इश्यूज बन सकते हैं। ओके। और वो इश्यूज जो बने और जो जिस तरीके से रिजॉल्व हुए हो गए ना 28 and 30 जी। और उसमें इलेक्शन भी डालें 2029 सेठी साहब ने बताया कि इसके पेश नज़र क्या था या आने वाले दिनों में क्या हो सकता है। बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है, लेकिन कम अज़ कम इसमें वो नहीं है जो स्पेक्युलेट किया गया सोशल मीडिया के ऊपर। वापस आते हैं एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू द शो। सेठ साहब, बहुत कुछ गैर मामूली हो रहा है इस मुल्क में और शायद पहली बार हो रहा है, क्योंकि आज जो DGI-SPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसमें जो लहजा था, जो अल्फाज इस्तेमाल किए गए, कम अज़ कम मेरी याददाश्त के मुताबिक कभी किसी सियासी शख्सियत के लिए इस्तेमाल नहीं किए गए। और DGI-SPR ने ये बताया कि वो सियासी शख्सियात का एहतराम करते हैं, लेकिन इसके बावजूद वो किसी को जहनी मरीज़ और नार्सिसिस्ट कह रहे हैं और जिस तरह से मुखातिब हो रहे हैं, फ़ौज ने कभी इससे पहले ये अंदाज़ इख्तियार नहीं किया। तो आपने भी सुनी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस, उसमें सहाफ़ियों के सवाल भी बहुत दिलचस्प थे, उससे ज़्यादा दिलचस्प जवाब थे। क्या देख रहे हैं आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मुस्तकबिल इसके बाद, और क्या ये तारीख़ में पहली बार हुआ है? देखिए, हमने तो नहीं कभी सुना था कि खुलेआम किसी आर्मी चीफ़ की बेहुरमती हो, पर्सनल अटैक हो, कभी नहीं सुना था। पहली दफ़ा मियाँ नवाज शरीफ ने हल्की सी बात की, गुजरांवाला जलसे में नाम लेके कि जवाब दें क्या कर रहे हैं। इससे ज़्यादा कभी ज़ुबान ऐसे कभी इस्तेमाल नहीं हुई। ना किसी आर्मी चीफ़ ने किसी सियासतदान के बारे में की, ना किसी सियासतदान ने आर्मी चीफ़ के बारे में की है। तो ये पहली दफ़ा है कि इमरान खान जिस किस्म की ज़ुबान इस्तेमाल कर रहे हैं अगेंस्ट एन आर्मी चीफ़, ये हमने कभी इस किस्म की ज़ुबान सुनी नहीं थी। और ये अब पहली दफ़ा नहीं है, तो काफ़ी अरसे से लगे हुए हैं। और PTI जो है उससे बहुत, पार्टी जो है उसको सोशल मीडिया बहुत आगे निकल गए
और ये एक लेवल तक तो बंदा पर्सनल अटैक भी हो तो बंदा एक्सेप्ट कर लेता है, मगर हो ये रहा है कि इसके साथ साथ एक पैरेलल सियासत भी चल रही है। वो पैरेलल सियासत ये थी जो कि अभी भी शायद चल रही है कि किसी तरीके के साथ फ़ौज के अंदर को बेचैनी क्रिएट की जाए, बगावत करवाई जाए। जो मई का जो इशू है ना, वो अभी तक उसका शैडो जो है ना वो आपकी सियासत के ऊपर है। और अब जब इमरान खान अभी भी जब गरजते हैं और जब पीटीआई जो है आसिम मुनीर साहब को अटैक करती है तो उसका मकसद एक ही है कि अगर इसको रिमूव कर दिया जाए बाय हुक और बाय क्रुक तो खान साहब वापस आ जाएंगे। ठीक, तो मेरा ख्याल है कि आई थिंक ये बहुत ज़्यादा पर्सनलाइज हो गया है। एंड यहाँ तक पर्सनलाइज हो गया कि नाउ एन अटेम्प्ट इज़ बीइंग मेड, पहले इट वाज ऑन द स्ट्रीट्स, नाउ बाय मीडिया, कि किसी तरीके के साथ चेंज इफेक्ट किया जाए विद इन द फोर्सेस, अ सॉर्ट ऑफ अ सॉफ्ट कू विद इन द आर्मी। ना ये तो कभी कोई फ़ौज एक्सेप्ट करेगी नहीं, एज एन इंस्टीट्यूशन ये नहीं होगा और सख्ती के साथ इसको कुचल दिया जाएगा। ये कोई आर्मी भी इसको एक्सेप्ट नहीं कर सकती, एनी अटेम्प्ट, जिसे अब वो सबवर्जन कहते हैं विद इन द आर्म्ड फोर्सेस। तो ये तो बहुत सख्त इसके कानून हैं और सज़ाएँ हैं, और खान साहब तो और पीटीआई तो खुलेआम ये कर रही है अनफॉर्चुनेटली। उन्हें शायद एहसास नहीं है या है, और वो चाहते हैं कि ठीक है वी डोंट केयर जैसे भी है, वी हैव टू गेट रिड ऑफ दिस मैन इन ऑर्डर फॉर इमरान टू मेक अ रीअपेयरेंस। बट आई थिंक दिस इज़ व्हाट इज़ हैपनिंग, एंड क्योंकि ये इट इज़ अटैकिंग द वेरी कोर ऑफ द इंस्टीट्यूशन, द लॉ, द डिसिप्लिन एंड द ऑर्डर, कमांड, चेन ऑफ कमांड एंड एवरीथिंग, दैट आई थिंक इतना सख्त रिएक्शन अब आ रहा है। और मुझे तो हैरानगी है कि ये पहले नहीं आया जी। ये पहले आ सकता था, बहुत ढील दी गई। मैं हैरान होता था कि इतनी मुलाकातें दी जा रही हैं और उसके बाद ऐसे बयान आ रहे हैं, और इट इज़ क्वाइट अनसेटलिंग। बट आई थॉट कि चलो शुक्र है कि इतनी अब घुटन नहीं है, चलो दे कैन डील विद इट। बस मेरा मौक़िफ़ हमेशा यही रहा है कि मुंह बंद नहीं करना चाहिए किसी का। लेट पीपल डिसाइड कि वो क्या बात कर रहे हैं, बकवास कर रहे हैं, नहीं बकवास कर रहे हैं, सही बात कह रहे हैं, नहीं कर रहे। मगर खान साहब की ज़ुबान और पीटीआई की ज़ुबान ट्रांसेंडेड ऑल बैरियर्स, इसीलिए फिर ये नेशनल सिक्योरिटी इशू बन जाता है। मैं आपको बताऊं, कहीं भी दुनिया में जी। जितनी भी डेमोक्रेसी हो, जितनी भी फ्रीडम हो, जिस किस्म की ज़ुबान और जिस किस्म की बातें पीटीआई के लोग करते रहे जी, खा वो सोशल मीडिया पे कर रहे हैं, छुप के कर रहे हैं, मगर इट्स अनहर्ड ऑफ। I have not seen anything like this in any country. Even in the most democratic countries इतनी इजाज़त नहीं दी जाती, उठा के ले जाते हैं और कहते हैं this is subversion. So I think बहुत पेशेंस के साथ इसको कोशिश की जा रही है डील करने की। मगर खान साहब जिस तरीके से वो लगे हुए हैं, गुंजाइश ही कोई नहीं छोड़ी उन्होंने। एंड सो आई थिंक बहुत से लोग समझाते हैं उनको कि लीव सम एग्जिट स्ट्रेटजी, मगर वो कोई एग्जिट स्ट्रेटजी नहीं बनाते, वो बिल्कुल इसी तरफ लगे हुए हैं। तो उससे तो यही समझ आती है कि ही स्टिल एम्बार्क्ड ऑन द ओल्ड फिलॉसफी कि मैं कुछ करवाऊँ विद इन द फोर्सेस ताकि मेरे लिए रास्ता खुले। ये नहीं कि मैं सिविलियन गवर्नमेंट से बात करूँ या कोई कॉम्प्रोमाइज़ करूँ। अब वो सीधे ही इज़ गोइंग फॉर द जबुलर, एंड आई थिंक दिस इज़ समथिंग एज एन इंस्टीट्यूशन इट विल नॉट बी एक्सेप्टेड। इवन दो इंस्टीट्यूशन के अंदर हो सकता है बहुत से लोग अभी भी हों जो सीक्रेटली इमरान खान को पसंद करते हैं जी। बट जब ये बात आती है ना कि इंस्टीट्यूशन के अंदर बदअमनी फैलाना या कंफ्यूजन क्रिएट करना, जिसके साथ उसकी एफिशिएंसी और उसकी नेशनल सिक्योरिटी आउटलुक जो है उससे वो उससे फ़र्क पड़ता है। तो आई थिंक द एंटायर आर्मी देन स्टैंड्स टुगेदर, दैट इज़ द ईथॉस, यही ट्रेनिंग होती है उनकी। तो आई थिंक ये खान साहब की स्ट्रेटजी ठीक नहीं है। अगर ये कामयाब हो जाती है तो पाकिस्तान विल बी सिग्निफिकेंटली वीकेंड। अगर ये कामयाब नहीं होती तो फिर इसी किस्म की पॉलिसीज़, रिप्रेसिव पॉलिसीज़, हार्ड स्टेट पॉलिसीज़। अब आपने देखा इसका रिएक्शन क्या है। मैं ये रिएक्शन नहीं देख रहा जो DG ISPR ने बात की है आज, मैं ये देख रहा हूँ जो कल उन्होंने कह दिया जी अब मुलाकातें भी बंद हो जाएंगी। हाँ जी, उन्होंने कहा कि ये सियासी गुफ्तगू आपने की है। इसका ये मतलब है कि ये जो सारा इन्होंने कोशिश की कि जी किसी तरीके से एक ओपिनियन क्रिएट किया जाए, प्रेशर डाला जाए, वो काउंटर प्रोडक्टिव हो गया ना, रिबाउंड हो गया। आई थिंक ये दिस इज़ अ बैड स्ट्रेटजी। आई थिंक अगर आपने प्रोविंस चलानी है और आपने
लिव एंड लेट लिव करना है तो देन लिव टू फाइट अनदर डे। ये तो नहीं कि आप अपने सारे एवेन्यूज़ जो हैं ब्लॉक करते जा रहे हैं, एक ऐसी कॉन्फ्रंटेशन की तरफ जा रहे हैं विच कैन ओनली हर्ट द पीटीआई एंड द कंट्री। ओके, सो आपने तो इसमें बहुत सी इम्प्लीकेशंस पहले ही बता दी कि क्या क्रिएट हो सकती हैं, तो मैं अब अगर इसको अपने क्वेश्चन को बिल्कुल ही शॉर्ट रखते हुए आपसे ही पूछूं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान अब मामलात क्या पॉइंट ऑफ नो रिटर्न की तरफ पहुंच चुके हैं या अब भी गुंजाइश है? नहीं, कोई गुंजाइश नहीं है। मैं समझता कुछ अरसे से पॉइंट ऑफ नो रिटर्न की तरफ चले गए हैं। अब तो देयर इज मोर ऑफ द सेम, मोर ऑफ द सेम। पहले हम सुनते आ रहे थे ना जी कि गंडापुर साहब वाज देयर, कि उन्होंने लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन भी खोली हुई थी। हाँ। मगर जिस दिन खान साहब ने गंडापुर को फारग किया उस दिन मैंने सोचा कि अब ही विल अपॉइंट समबडी। जब ये शुरू पता लग गया ना कि जा रहा है गंडापुर, तो आई न्यू कि अब ये वो अपॉइंट करेंगे जो रेबल राउजर हो, जो लड़ाई के लिए तैयार हो। और वही हुआ, फिर उन्होंने ऐसा शख्स चुना जो कि इज रेडी टू फाइट। अब वो फाइट किसके साथ करेगा? अब अभी वो जलसा करने लगे हैं 7 दिसंबर इतवार। कर ले जलसा, कोई नो इशू, जलसा कर ले, जलसे में क्या प्रॉब्लम? तहरीक का ऐलान कर सकते हैं। तहरीक का ऐलान करेंगे तो आएगा कोई नहीं, और अगर कोई निकलेगा तो फिर आप भूल जाएंगे पहले क्या हुआ। और बाय द वे मैं आपको एक बात बताऊं, फैसल वावड़ा जो है ना, अंग्रेजी का एक लफ्ज़ है वेदर कॉक। वेदर कॉक का क्या? मौसम की समत बता रहे हैं। हाँ, वो बड़े तो उनकी बात सुननी चाहिए, बिकॉज वो आपको बता देते हैं क्या होने जा रहा है, एस्टैब्लिशमेंट का रिएक्शन क्या होगा। हाँ। हमारे एक आध और दोस्त भी हैं जो कि आपको बता देते हैं कि सख्त होगा, नरम होगा, क्या होगा क्या, विच इज़ फाइन, अच्छी बात है। आप तो सुनते हैं, उनको समझ आती है, अच्छा तो ये तो बात सही कर रहे हैं, ये होगा। अब उसके जो नताइज हैं वो क्या होंगे वो अलग बात है। फॉर एग्जांपल आपने मुझे पिछले प्रोग्राम में पूछा गवर्नर रूल के बारे में। हाँ, मैं अब भी पूछना चाह रही हूँ। तो पूछे, फिर मैं आपको इसका एग्जांपल वहाँ ले जाऊँ। मैं असल में आपसे पूछना चाह रही थी कि जब पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे पहुँच चुके हैं तो अकाउंट बैन होगा, पार्टी बैन होगी, केपी में गवर्नर राज लगेगा, क्या मजीद हो सकता है? आपको याद होगा पार्टी बैन करने का मामला तो चला था, रुक गया ना, कहीं गया ही नहीं। और वो तो बड़ा लंबा चौड़ा प्रोसेस है पार्टी को बैन करने का, वो इतने आसान काम नहीं है जी। तो पार्टी को बैन तो नहीं करना, ठीक। और बैन के साथ क्या होता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। लोगों के दिलों के अंदर कोई चीज़ बैठी हो वो आप बैन करते जाए, क्या फ़र्क पड़ता है? तो बैन तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ना ये करेंगे ना वो होगी। अच्छा, थोड़ी सी रिप्रेशन होगी। जो लोग अकाउंट्स अभी भी चला रहे हैं, जिनके इनको पता चलता जा रहा है, वो उनको बंद कर दिए जाएंगे, वो ये तो करेंगे ना। हाँ, तो फैसल वावड़ा ने तो गवर्नर राज की तरफ भी इशारा किया। अच्छा, इशारा, ये मैं समझता हूँ ये इशारे हैं। ये जब बात हो रही है ना गवर्नर राज भी लग सकता है, हम सोच रहे हैं, ये इसका मतलब लगना नहीं है। अच्छा। हाँ अच्छा। ये होती है धमकी। ओके। बिकॉज देखिए गवर्नर राज लगाना इन केपी इज अ वेरी डिफिकल्ट डिसीजन। अच्छा। अगर आप उसको किसी और तरीके के साथ मैनेज कर सकते हैं तो करें। अगर गवर्नर राज लगाना है तो फिर फौज भी भेजनी पड़ेगी वहाँ, एंड यू डोंट वांट टू डू दैट। अगर ऑलरेडी फौज बलूचिस्तान में है कॉम्बैटिंग एज एन इंडियन इंस्पायर्ड इंसर्जेंसी, अच्छा, आई थिंक केपी में यू नीड टू हैव टू बिल्ड ब्रिजेस। और आपको चाहिए कि अ वाइज गवर्नर विद पावर and a vice corps commander with power and maybe even a national security NSA जो कि सिर्फ एक्सटर्नल नहीं इंटरनल भी देखे। अच्छा। and should have the authority to try and build bridges और जो hot heads हैं PTI में उनको भी समझाने की कोशिश की जाए। and I think खान साहब is beyond कि उनको नहीं समझाया जा सकता। अलबत्ता ये ज़रूर है कि I would say कि बुशरा बीबी के साथ राब्ते रहने चाहिए। अच्छा। उनका बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस है ऑन खान साहब। बुशरा बीबी के साथ राब्ते रहने चाहिए, उन्हें समझाना चाहिए कि अगर कोई आप समझते हैं कि कोई आपके लिए कोई रास्ता निकले तो दैट कैन हैपन। बट एक नई चीज़ शुरू हो गई है जो कि आपने देखा है खान साहब ने अलीमा को बंद कर दिया है फ्रॉम गिविंग स्टेटमेंट्स पाकिस्तान में। वाई? वो एक मामला अली अमीन गंडापुर साहब के साथ हुआ था और उसके बाद उन्होंने अली अमीन गंडापुर साहब को भी सरजनिश की थी और अलीमा खानम के बारे में भी अहकाम दिए थे कि अब नौरीन न्याजी उनकी जगह सियासी स्टेटमेंट से बात करेंगे। ये तो कहा था ना। हाँ। तो वजह क्या? मैं आपको जरा टेस्ट कर रहा हूं। मजीद मुतनाज़ नहीं बनाना चाहते थे अलीमा खानम साहिबा को। नहीं। और पार्टी के अंदर उनके हवाले से एक रेजिस्टेंस थी अलीमा खानम ग्रुप के। एक तो ये था कि रेजिस्टेंस भी थी, मगर आई थिंक एक और बात भी है, खान साहब नहीं चाहते कि वो पार्टी की लीडर बने। अच्छा, यानी वो बनना चाह रही थी। हाँ। वो बनना चाह रही थी। खान साहब नहीं चाहते कि उनका कोई रिश्तेदार, स्पेशली हिज सिस्टर, कि शी शुड नाउ बी द लीडर ऑफ द पार्टी आउटसाइड हिम। कि खुदा न खास्ता अगर कहीं किसी स्टेज पे ऐसी कोई चीज़ होनी है तो खान विल नेवर
अपनी फैमिली के वाले नहीं करेगा कभी भी। इस्तेमाल उसको ज़रूर करेगा टू कैरी मैसेजेस एंड सो ऑन, बट आई थिंक मेरी अपनी असेसमेंट है ये कि ही वॉज नॉट वेरी हैप्पी कि अलीमा इतना सेंट्रल रोल ले रही है। और जाते जाते मैं ज़रूर कहता चलूँ कि मेरी असेसमेंट है कि बुशरा बीबी डजंट लाइक इट ऑल्सो। ओके बस इसके आगे थोड़े पर जल जाते हैं ना, इसलिए नौरीन को तो शी इज़ ए पॉलिटिकल बेचारी, उनको तो सियासत का कुछ पता नहीं है, तो खान ने कहा तुम जाके ये बयान दे दिया करो। मगर हो क्या रहा है, हो ये रहा है कि अलीमा की काफ़ी सॉलिड ग्रिप है, उसने बना ली है अपनी ग्रिप ओवर द पार्टी। शी वाज सक्सेसफुल इन गेटिंग रिड ऑफ गंडापुर, शी इज़ क्लोज टू सलमान अकरम राजा एंड आप माने या ना माने शी हैज़ कंट्रोल ओवर द सोशल मीडिया। जो ये स्टेटमेंट्स इशू होते हैं, मेरी असेसमेंट है, मे बी शेर अफजल मरवत साहब ने यही बात कही। अच्छा, तो बस ही इज राइट। तो वो देखिए तो सारा इशू तो सोशल मीडिया का बना हुआ है। ओके, तो माय सेंस इज के सूनर और लेटर अगर अलीमा बेबी ऐसे ही रोल अदा करती रही तो शी विल आल्सो फील द हीट। और खान साहब तो नहीं चाहते कि ये रोल अदा करें। अच्छा, वो तो सिर्फ एज अ मैसेंजर, बट शी वाज बिकमिंग अ लीडर एंड ट्राइंग टू से कि मैं एयर अपैरेंट हूँ इमरान खान की। जी, आई थिंक खान इज नॉट गोइंग टू अलाउ दैट। ओके, अच्छा, यहाँ नहीं ये सारी कमेटी जो तहलील कर दी, पॉलिटिकल कमेटी, उन्होंने अपने ट्वीट में भी इसको बताया शॉर्टन करो और राजा को उसके वाले कर टास्क दे दिया। तो राजा इज अ मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास इंटेलेक्चुअल, तो खान हैज मोर कॉन्फिडेंस इन हिम देन ही डज इन हिज ओन सिस्टम। मुकम्मल इख्तियारात उनको दे दिए। लेकिन सेठ साहब यहाँ नहीं पॉलिटिकल बात करती, बट इंटरनेशनल मीडिया पर तो इंटरव्यूज़ उनके चल रहे हैं जो कि फिर AI एडिटेड भी हैं, उसको लेके इंडियन मीडिया में बहुत हाहाकार है और एक बयानिया वहाँ बन रहा है। ये तो हमने पिछली दफ़ा बात की थी, मैंने कहा था इनको नहीं जाना चाहिए था वहाँ, मगर वो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता इनको, बिकॉज ये तो जैसे आज मेरा ख्याल DGI ने भी बात की है, ये तो पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट पे कराना चाह रहे थे, ये तो चाह रहे, ये तो IMF को कह रहे हैं ना आओ, ये ना करो, वो ना करो। जी, उन्होंने सब सामने रखा, तो सारी बातें ये सामने रखी, और तो ये इंडिया में जाके बातें ये करना, या स्काई न्यूज़ को मैं आपको बताऊँ बड़ी इंटरेस्टिंग बात, पता नहीं कितने लोगों ने ये सुना या नहीं सुना, बट आई थिंक आई शुड ड्रॉ योर अटेंशन टू इट। वहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट थिंक टैंक है दिल्ली में। अच्छा, वो थिंक टैंक जो है इट इज़ क्लोजली लिंक टू द गवर्नमेंट, जो भी गवर्नमेंट होती है वो फंडिंग देती है उसको। इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंक टैंक। ओके, थिंक टैंक के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट थिंक टैंकर है, उन्होंने, मैं उनकी एक इंटरव्यू सुन रहा था, तो वो बड़े इंटरेस्टिंग बात कर रहे थे विच एक्सप्लेन्स एवरीथिंग। अच्छा, जैसे दोवल साहब की इंटरव्यू पुरानी, जिसमें उन्होंने कहा कि हम बलूचिस्तान में अब करेंगे ऑफेंसिव डिफेंस करेंगे, वो दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट गिव अवे। तो इनका भी बड़ा इंपॉर्टेंट, इन्होंने कहा बात ये है कि हमें तो इमरान खान को सपोर्ट करना ही करना है। अच्छा, एंड वी मस्ट फुली सपोर्ट हिम। तो क्यों? इमरान तो हमें गालियाँ देता था, हमारे प्राइम मिनिस्टर को उसने ज़ाती तौर पे गालियाँ दी थी जी, याद है आपको? हाँ, स्मॉल मैन इन बिग ऑफिसेस। हाँ, और वो पता नहीं क्या क्या कहा छोटा आदमी, तो वो किसी ने उनको पूछा कि क्यों आप ये कह रहे हैं, मैंने कहा इसलिए कि खान लगा हुआ पाकिस्तान की अफवाज को कमज़ोर करने। अच्छा, तो इससे बेहतर हमारे लिए क्या हो सकता है कि इंतशार फैला रहा है, पाकिस्तान को कमज़ोर कर रहा है, स्टेबल नहीं होने दे रहा, और पाकिस्तान अफवाज को अटैक कर रहा है, तो हमारा काम तो सारा वो कर रहा है, तो इसको सपोर्ट करें जितना हम कर सकते हैं। ही सेड इट, उसकी एक पूरी है। तो मैं आई वाज स्माइलिंग व्हेन आई रेड दैट, आई सेड यस यू आर एब्सोल्युटली राइट, यू नो दैट इज़ अ गुड स्ट्रेटजी ऑन योर पार्ट। अच्छा, मगर बात ये है कि अगर ये क्लियर है तो फिर आप वहाँ जाके व्हाई आर यू प्लेइंग इनटू देयर हैंड्स, बट तो इसलिए बिकॉज देखिए ना, दिस इज पार्ट ऑफ द सेम थिंग। ठीक, जो खान ने मई में करने की कोशिश की, वो अब इधर से उधर से अमेरिका से फलानी जगह से एवरी अटेम्प्ट इज बीइंग मेड, और सिविलियन हुकूमत के साथ कोई इशू नहीं है, इशू कहीं और है, बन गया है। ठीक, यही बात, इसी को सेकंड आर DGI ने भी किया कि इंडियन मीडिया को नैरेटिव कौन दे रहा है, और वहाँ का मीडिया पाकिस्तानी आर्मी चीफ के हवाले से कितने मज़े लेकर खबरें चला रहा है। तो फिर ये बात पेश नज़र होनी चाहिए आपके पॉलिटिकल मोटिव्स के भी। वापस आते हैं एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू द शो। नोटिफिकेशन की मंजिल पार हो गई और इस दौरान हुकूमत ने अपने इरादे भी जाहिर कर दिए कि हुकूमत क्या करने जा रही है। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगी कि अता तारड़ साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आज़म नज़ीर तारड़ साहब के हमरा जो की, उसमें उन्होंने ये बताया कि आइंदा इमरान खान साहब से मुलाकातें नहीं होंगी, क्योंकि जो उनके साथ अंडरस्टैंडिंग थी उसको पामाल किया गया, सियासी गुफ्तगू की गई, और क्या मैसेज दिया गया। मुलाकातें अब नहीं हो पाएंगी तो क्या होगा? कुछ अरसे के लिए नहीं होंगी, फिर हो जाएंगी। आई थिंक ये चलेगा, टॉक फाइट,
ये चलेगा। बट आई थिंक अब जो फोकस होगा वो ये होगा कि खान साहब को मौका ना दिया जाए कि वो इस किस्म की इन्फ्लेमेटरी किस्म की, सबवर्सिव किस्म की पॉलिसीज़ अपने आवाम तक, अपने ट्विटर आर्टिकल तक पहुंचाएं ताकि वो इसको प्रोपागेट ना कर सके। साथ साथ आई थिंक थोड़ी सी और सख्ती होगी अब अगेंस्ट ट्विटर आर्टी जो कि ये सोशल मीडिया के ऊपर इस किस्म की बातें ज़्यादा चलाते हैं और स्पेकुलेट करते हैं। और उसका आपने देखा कितनी जल्दी से तैयारी कर ली कि जी आदिल राजा और शहजाद अकबर साहब को एक्स्ट्राडाइट करना है। और इसके बाद फिर आपने देखा मोहसिन नकवी साहब की एक धमकी थी कि और लोगों को भी हम पकड़ेंगे। सुनाए ज़रा क्या कहा है? सुनाए तो सही जी। मोहसिन नकवी साहब, स्टेट का बिल्कुल फैसला क्लियर है कि जो चाहे वो इंडिया के साथ कर रहा है, चाहे वो हमारे इदारों के साथ कर रहा है, वी विल नॉट स्पेयर दैम। और अभी आप पिछले दिनों में देखें, कल परसों में कोई लंदन बैठ के बकवास कर रहा है कि जी हमारे आपस में इदारों में मसला चल रहा है, हमारे जनरल्स के मुतालिक कर रहा है, तस्वीरें लगा के कर रहा है। ये सारी चीज़ को रुकवाना पड़ेगा। और इस टाइम पे जो लोग वहाँ पे भी बैठे हैं, मैं उनको भी बता दूं कि आप लोग भी बहुत जल्द वापस आ रहे हैं, तो ये समझ लें कि आपको आके यहीं पे देना है। आप अगर ये समझें कि आपको कोई प्रोटेक्शन मिलेगी, सारा कुछ होगा, वो मुमकिन नहीं है। और बहुत जल्द हम आपको यहाँ लाएंगे और आपको इन सारी चीज़ों का जवाब देना पड़ेगा। ब्रिटिश हाई कमिश्नर से मुलाकात के बाद ज़्यादा स्पेकुलेट हुआ कि उनको वापस लाने पे काम शुरू कर दिया गया। पॉसिबल होगा उनका पाकिस्तान वापस लाया जाना? देखिए ये बेसिकली इंटरपोल को भी कहेंगे और ब्रिटिश गवर्नमेंट को भी डायरेक्ट कहेंगे। अब देखिए इमरान खान के ज़माने में मेरा ख्याल है कि एक एग्रीमेंट तय हुई थी बिटवीन द ब्रिटिश गवर्नमेंट एंड द पाकिस्तान गवर्नमेंट। उन्होंने खुशखबरी सुनाई थी, बोरिस जॉनसन थे तब। मुलाकातें भी और कुछ असर रसूख कि जी अब एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी जो होगी उसकी तरफ पेशकदमी होगी। हाँ, और वो हम ये करेंगे और ये होगा और वो जी। सो आई थिंक इसको इस्तेमाल करने की कोशिश की जाएगी कि इनको एक्स्ट्राडाइट किया जाए। अच्छा। वहाँ से मैं नहीं समझता कि इट विल बी ईजी। उसकी वजह यह है कि दिस इज़ नॉट अ केस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग ऑन अ बिग स्केल, दिस इज़ नॉट अ केस ऑफ अ मर्डर, क्रिमिनल, मेजर क्रिमिनल ऑफेंस, दिस इज़ अ पॉलिटिकल इशू। पॉलिटिकल इशू के ऊपर लोगों को एक्स्ट्राडाइट करना इज़ नॉट ईजी। ये वो मुल्क है जहाँ हर दूसरे बंदे को असाइलम मिल जाती है। वो खुद कहते हैं कि आधे इमिग्रेंट्स यहाँ आते हैं, वो आते सार आके असाइलम क्लेम कर लेते हैं जी। और हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ असाइलम एप्लीकेशंस जो हैं वो पेंडिंग है। और होता ये है कि एज सून एज देयर इज एन असाइलम एप्लीकेशन तो उसी वक्त स्टे मिल जाती है। देन ये कहा जाता है कि आपकी एप्लीकेशन कंसिडरेशन में, आप अब मुल्क नहीं छोड़, जहाँ से जा नहीं सकते, तो आप बैठे रहते हैं वहाँ अनटिल इट्स डिसाइडेड, और वो बड़ी देर लगती है डिसीजन में भी। सो आई थिंक इतना आसान नहीं होगा टू एक्स्ट्राडाइट दीज पीपल। वहाँ के भी कानून है, दे कैन ऑलवेज अप्रोच द लोकल कोर्ट्स के ये हमें मार देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, सियासी प्रॉब्लम्स हैं एंड सो ऑन। और इसमें तो कोई शक ही नहीं है कि इशू तो सियासी है, तो उसको भी नहीं छुपा सकेंगे एंड मेक इट इनटू अ क्रिमिनल ऑफेंस और एनी मेजर ऑफेंस। तो इसलिए आई डोंट थिंक इट विल बी इजी। ये धमकी है, ये कर सकते हैं, उनके पासपोर्ट कैंसिल कर सकते हैं पाकिस्तानी, बट मेरा ख्याल है somebody like शहजाद अकबर, उनका आप पाकिस्तानी पासपोर्ट कैंसिल भी कर देंगे तो doesn't really matter to him, and so और उन्होंने जो एक अभी वीलॉग किया है उसके अंदर उन्होंने कहा कि हाँ ठीक है, कर लो, करके देख लो कि ऐसी क्या बात है। उनको कोई नो स्किन ऑफ हिज बैक जिसे कहते हैं ना, इज रिलैक्स्ड, कहते हैं कोई नो इशू, वो लगे रहेंगे अपना काम करते रहें, थोड़ा सा शायद एहतियात कर रहे, बट आई थिंक बियॉन्ड दैट ये धमकी है, इट विल नॉट सक्सीड। अच्छा, बट देखिए ये और लोगों के खिलाफ हो सकती है ना, जो कोई आएगा जिसको ये टारगेट कर रहे हैं, वो यहाँ लाहौर एयरपोर्ट पे आएगा अपनी फैमिली को मिलने के लिए और वहाँ उनको पकड़ के ले जाएंगे, और दो को भी पकड़ के ले गए तो ऐसा सिग्नल जाएगा, सारे घबरा जाएंगे, वो यार पता नहीं साड़ी तस्वीर भी है ना खोल के नहीं, साड़ा ना तो नहीं आ गया होते, तो तो पीपल विल गेट स्कैर्ड एंड बैक ऑफ अ लिटिल बिट। तो आई थिंक जो हार्ड कोर है वो रह जाएंगे। अच्छा, मगर द रियल इशू इज़ के ये जो सोशल मीडिया जो चला रहे हैं, they are getting their information from somewhere, someone here. अच्छा, हाँ, तो उनके खिलाफ कोई कार्रवाई होगी, अब नजर आएगी, तो मेरा ख्याल है कि वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली they will target some people here. अच्छा सेठ साहब, जो बरतानवी कवानीन में तब्दीलियाँ आ रही हैं असाइलम के हवाले से, स्पेशली जैसे ही उनकी मिनिस्टर आई हैं नई शबाना शौकत, उन्होंने असाइलम के ऊपर बाकायदा एक नए रूल्स बनाए हैं और पार्लियामेंट को ब्रीफ किया।
वहाँ ये एक सर्वे बताता है कि सबसे ज़्यादा पाकिस्तान से असाइलम सीकर्स वहाँ गए हैं। तो आपको लगता है कि इसमें इन चीज़ों को यूटिलाइज़ करते हुए पाकिस्तानी गवर्नमेंट को एग्जेम्पशन ले सकती है इन लोगों को वहाँ से वापस लाने में? नॉट रियली। अगर किसी का कोई जेन्युइन केस बनता है फॉर असाइलम तो इन्हीं का बनता है। ये कोई ये तो इनके ऊपर तो पॉलिटिकल इशू है ना। अच्छा। दैट इज़ द परफेक्ट रीज़न फॉर असाइलम। तो मेरा ख्याल है कि अगर ये दोनों साहब अप्लाई कर दें फॉर असाइलम, अगर इन्होंने ऑलरेडी नहीं किया हुआ तो इनको तो डिनाई नहीं कर सकते असाइलम। जिनके पास ब्रिटिश पासपोर्ट है वो असाइलम कह लेंगे, वो ऑलरेडी सिटीजन है। और लीगल बैटल भी एक हार चुके हैं कोर्ट से आदिल राजा। हाँ, उनको तो अच्छा खासा जुर्माना हो चुका है। वहाँ काफ़ी सेफगार्ड्स है अगेंस्ट। लेकिन सिटी साहब ऐसा लगता है जैसे 5th जनरेशन वॉर के बाद अब अमेरिका से भी लोग ब्लॉग्स करते हैं, मुख्तलिफ ममालिक में बैठे लोग, तो सिर्फ 2 शख्सियात को टारगेट करने से ये सिलसिला रुकेगा? रुकना तो ये नहीं है। एज लॉन्ग एज ट्विटर इज़ अलाइव, फेसबुक इज़ अलाइव, तो ये चीज़ें तो चलेंगी। तो कैसे कंट्रोल करें इसको? काउंटर नैरेटिव से? काउंटर नैरेटिव तो नहीं चलेगा, कंट्रोल करना भी बड़ा मुश्किल है। बट ये है कि खौफ और इम्पोज किया जा सकता है। फेयर इज़ अ वेरी मेजर फैक्टर। और जो बंदे की प्रिविलेजेस होती हैं, जब उनको तकलीफ होती है तो पीपल बैक ऑफ अ लिटिल बिट। बट इन टर्म्स ऑफ अ क्विक फिक्स, नो सच थिंग। राइट। चलें, एक बहुत अहम मरहला पाकिस्तान की सियासत में, पाकिस्तान के हालात में तय हुआ, लेकिन इसके इम्तिहान अभी और भी हैं जो आने वाले हफ्तों में वाज़े हो जाएंगे। आपके पास हो फीडबैक आज के शो के हवाले से या कोई सवाल जहन में, तो इस नंबर पर भेजें जो आपके है सामने। अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त है।